नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो एक तरफ एमपी कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ के जन्मदिन से पहले एक वीडियो सामने आया है। इसमें कमलनाथ एक मंदिर नुमा केक काटते हुए नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने इसको लेकर कमलनाथ को निशाने पर ले लिया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर नुमा केक काटने पर कमलनाथ पर तंज कसा। में राम बगल में छुरी जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं? ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं। ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करे। और आइए इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है, सुनवा देते हैं आपको। कि मुख्यमंत्री जी को अपनी पद की गरिमा के अनुरूप टिप्पणी करना चाहिए। जिस तरह से कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके संदर्भ में इस तरह की निम्न स्तरीय बात नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे, उसके पहले उन्होंने छिंदवाड़ा में 121 फीट का हनुमान मंदिर बनाया। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अब जन्मदिन जैसे मौक़ों पर कार्यकर्ता समर्थक विभिन्न तरह के तोहफे, केक, फूल मालाएं लेके आते हैं और सभी तरह के कार्यकर्ताओं के द्वारा लाई हुई केक और सामग्री को पहले से अलग करना संभव नहीं होता। ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं। तो किसी कार्यकर्ता द्वारा इस तरह की कलाकृति का केक लाया गया और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को टालना नेताओं के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दों को तूल नहीं देना चाहिए। कमलनाथ जी वही नेता हैं जिनने मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर तक के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी नेता अपना घर संभालें। पूर्व सीएम कमलनाथ के कलेक्टर्स को पत्र लिखने को लेकर सियासत गरमाई है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। पत्र में कमलनाथ ने कलेक्टर्स को मतदाताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश बंद करने की बात कही है और आरोप लगाया है कि कई मतदान केंद्रों को जानबूझकर संवेदनशील बनाया जा रहा है। कमलनाथ ने अपने खत में मुकदमा करने तक की भी चेतावनी दी है। उधर कमलनाथ के खत पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस ने कमलनाथ के खत को सही बताया। आदरणीय कमलनाथ जी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जिला भारत निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि इस तरह की अनियमितताएं नहीं होना चाहिए। इसमें हमें नेताओं की सुविधा नहीं देखना है, हमें मतदाता की सुविधा देखना है कि मतदाता कौन सा कहां पर है। जो नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर की सीमा में मतदान केंद्र होना चाहिए, सर्व सुविधायुक्त होना चाहिए, सारे लोगों को आसानी से वोट डालने का अवसर मिल सके होना चाहिए। इस सब को लेकर इन्होंने चिंता व्यक्त की है और जिला कलेक्टर्स को लेटर लिखा है और उम्मीद है कि शायद जिला कलेक्टर इसमें अनियमितताएं नहीं करेंगे। उनके पास न तो विकास है, न मुद्दे हैं, न योजनाएं हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो ऐसी ही बातें भ्रम फैलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास भी है, मुद्दे भी है, योजनाएं भी है और योजनाओं के माध्यम से जनता का साथ भी है। उनके पास कुछ नहीं होंगे तो ऐसे भ्रम दिमाग में आएंगे और ऐसी ही बातें मुंह से निकलेगी। मुझे लगता है कि ये सब इस बात पर बात करना भी गलत होगा। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कमलनाथ के पत्र लिखने पर हमला बोला था। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के पत्र लिखने का बचाव किया और कहा कि विपक्षी दल और पूर्व सीएम मंत्रियों, खासकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अधिकारियों को पत्र लिखने का अधिकार है। उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस को भस्मासुर वाले बयान पर कहा कि नरोत्तम मिश्रा की टिप्पणी सुनने लायक नहीं होती है, इसलिए कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। विपक्ष के नेता को और विशेषकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को हर अधिकार है और भूतपूर्व मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये पूरा अधिकार है कि जो भी उसके सामने समस्या आती है उनके सामने आती है और प्रशासन और शासन की कहीं ढिलाई है या पक्षपातपूर्ण काम करते हैं तो उनको पूरा अधिकार है पत्र लिखने का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने तय कार्यक्रमों के अनुसार 1 दिसंबर को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचेगी, जहां पर मंत्रोच्चारण के साथ इसका स्वागत किया जाएगा। साथ ही पहले तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। इसमें जिले के 2 विधायक नदारत नजर आए। वहीं विधायक महेश परमार ने यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के वक्त बटुक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार किया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए बाबा महाकाल के धाम तक यात्रा को लेकर जाने के लिए भी
प्रशासन के सहयोग से काम किया जाएगा। इधर पूर्व सांसद और कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में मंदसौर में एक उप यात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि आज देश में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात हैं उससे हर भारतीय परेशान है। गलत और मनमाने ढंग से लगाए गए जीएसटी के कारण मझोले और छोटे व्यापारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरे देश में जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में हो रही है, वो देश में आज जो आर्थिक हालात हैं, जो राजनीतिक हालात हैं और जो सामाजिक हालात हैं, जिस तरह की विषमता का सामना हर भारत के नागरिक को करना पड़ रहा है, आर्थिक तौर पर महंगाई, बेरोजगारी, गलत और मनमाने ढंग से लगाए गए जीएसटी की वजह से जो छोटे और मझोले व्यापारियों, व्यवसायियों को जो विषमता का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से सत्ता के गठजोड़ में जो दो उद्योगपति हैं उनको छोड़कर बाकी सबके प्रति एक प्रकार का अन्याय का भाव है, उसके खिलाफ। शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस में सवार महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और ये वारदात बस कंडक्टर ने ही अंजाम दी है। चंदेरी से शिवपुरी ये बस जा रही थी, इसी दौरान ये वारदात अंजाम दी गई। आरोपी कंडक्टर को हालांकि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। बस आ रही थी तो यहाँ शिवपुरी में आके उसके कंडक्टर द्वारा एक महिला के साथ घटना को अंजाम दिया गया। घटना के तत्काल बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस हिरासत में लेके उसको। रतलाम से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कॉटेज के नाम पर 44 कॉलोनियां अवैध रूप से काट दी गई थी, जिसे अवैध घोषित कर दिया गया है और संबंधित कॉलोनाइजर्स पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जांच की, इसके बाद ये एक्शन उन्होंने लिया है। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट जो है और मकान जो है, इसकी खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। टीएनसीपी यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ग्राम पंचायत से अनुमति भी अब नहीं मिलेगी। शहर के कई इलाकों में ये कॉलोनियां काट दी गई हैं और अब इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। श्योपुर में बाढ़ के हालात से जूझ रहे सुंडी गांव के ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि उन्हें जमीन के बदले दूसरे स्थान पर जमीन दी जाए जो सुरक्षित स्थान हो। सुंडी गांव दरअसल पार्वती नदी के बीचों बीच एक ऊंचे टापू पर बसा हुआ है और बारिश के दिनों में हमेशा यहां पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ग्रामीण गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर बने मंदिर में शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं। हर साल यही हालात बनते हैं। प्रशासन को हर साल इसकी जानकारी होती है, हर साल आश्वासन इनको मिलता है, हर साल ये इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि बाढ़ के हालात जैसे ही ख़त्म होते हैं वैसे ही प्रशासन सो जाता है। बाढ़ के हालातों में इन लोगों की हालत और जान और माल का खतरा सब बना रहता है। इन्हीं समस्याओं से परेशान ग्रामीणों ने अब धरना प्रदर्शन का सहारा फिर से लिया है। वासियों की है और लगातार 2 वर्षों से है। ये 2 वर्षों से लगातार ये मरते मरते बचे हैं। वहाँ एक मंदिर है, वहाँ उस पर चढ़ गए, इतने साल भी ये बे जाते, मर जाते, नष्ट हो जाते हैं। अब इनकी ये मांग है कलेक्टर के माध्यम से, श्रीमान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से प्रस्ताव वन मंडल को चला गया। जमीन के बदले जमीन चाहते हैं ये लोग और चकबमूल्या पे प्रस्तावित है। अब वन मंडल में इनका वो अटका हुआ है मामला। हम ये चाहते हैं कि अतिशीघ्र विस्थापन वहाँ इनका होना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं होगा तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। एनएसयूआई ने इस प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की और उसके बाद सीधे कुलपति के कक्ष में प्रवेश कर गए। यहां उन्होंने हंगामा किया। छात्र संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन अपने चहेतों को नौकरी पर रखना चाह रहा है। दुर्गावती विश्वविद्यालय में भर्ती के नाम पर धांधली चल रही है। यहाँ परिवारवाद, उन्हीं की नौकरी लगाने की बात हो रही है जो यहाँ पहले नौकरी कर रहे हैं और आगे रिटायर होने वाले हैं। ऐसे हम 12-13 नाम कुलपति जी को दे के आए हैं। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के ज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं। आज भी ज्ञापन प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय के द्वारा जो
बैकलॉग प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जो आरक्षित पद हैं उन पर नियम के अनुसार सारी कार्यवाही की जा रही है और विश्वविद्यालय नियम के अनुसार ही नियुक्ति प्रक्रिया संपादित करेगा। दमोह में धर्मांतरण मामले ने अब तूल पकड़ लिया। धर्मांतरण के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन के लिए कलेक्टर कार्यालय वो पहुंच गए, लेकिन कलेक्टर ज्ञापन लेने ही नहीं आए। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट गेट पर बैठकर राम भजन करना शुरू कर दिया और तब कलेक्टर ज्ञापन लेने आए। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। शाहजहांपुर में सरपंच संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों के सरपंच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नाराबाजी की प्रदर्शन कर रहे सरपंचों ने शाहजहांपुर और मोहन बड़ोदिया इलाके में बंद किए गए सीसी रोड निर्माण को फिर से चालू करने की मांग की। उनका कहना है कि बाकी जिलों में सीसी रोड का निर्माण चालू है, लेकिन सिर्फ इस जिले में बंद किया गया है। सीहोर के सलकनपुर वाली मां विजयासन देवी मंदिर में हुई चोरी पर राजनीति गरमा रही है। कांग्रेस इस चोरी पर अपनी पार्टी के क्षेत्रीय कद्दावर नेता पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार और सलकनपुर देवी मंदिर ट्रस्ट पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंप चुकी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब करते हैं अगली खबर की। ज्यादा पैसा कमाने की चाहत हर किसी को होती है। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए लोग खाड़ी देशों का रुख भी करते हैं। ज़्यादा पैसे कमाने की इसी चाहत में मुरैना ज़िले के रिठौनिया का एक युवक मस्कट पहुंच गया। उसका सपना पूरा नहीं हुआ, अलबत्ता वो मुसीबत में फंस गया। ये युवक सुल्तान नाम का जो है वो गैराज में काम करने लगा। पैसे मांगे गए तो बंधक बना लिया गया। इसकी खबर परिजनों को हुई। मुरैना प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई और तब जाकर उसकी सकुशल घर वापसी हो पाई। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की देवास से। राधागंज वार्ड के क्रमांक 33 में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। यहां पुरानी पाइपलाइन होने के चलते ऊपर बने घरों तक पानी नहीं पहुंचता। महिलाओं का कहना है कि उन्हें बाल्टियों में पानी भरकर ले जाना पड़ता है। नगर निगम की ओर से आश्वासन तो मिलता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता। ग्वालियर से खबर। गोले का मंदिर थाना इलाके में 27 अक्टूबर को हुई विकास की हत्या के बाद आरोपी पीड़ित परिजनों पर राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे। मारपीट का भी आरोप उन पर लगाया गया। एसपी ऑफिस पहुंचकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। पिंटू पार्क पे। क्या नाम है बच्चे? विकास यादव। और वो दोस्त ने उसके संग, दोस्त ने मर्डर किया और दोस्त के संग जो आदमी था साथ में, 2 लोग मुजरिम है, तो टीआई साहब का कहना उसको गवाह बना रहे हैं, साथ वाले को बीकेएस यादव को, जबकि उसने हमारे परसों आके हमला बोला है। 10-20 लोग लेके आ गए। हमारे घर पे वीडियो भी हमारे पास है उसकी। उन्होंने मारपीट। अब इनके द्वारा ये बताया गया कि साथ में एक लड़का और था जिसके द्वारा ये घटना की है। तो इस संबंध में जो उन्होंने आवेदन दिया है उसमें तत्काल आईओ को निर्देशित कर दिया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, कि इसमें जो भी तथ्य आए इन तथ्यों की जांच कर उसमें इन्वेस्टिगेशन। मुरैना से खबर। अंबा थाने के बरपई गांव में भाइयों के बीच विवाद हो गया, जिसमें गोली चल गई। एक भाई गंभीर रूप से घायल है, दूसरा फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर में लोगों को पूजा पाठ के जरिए 10 गुना पैसे कर देने का, दोगुने करने का लालच देने वाले ठग को गिरफ्तार किया गया है। ये 12 सालों से करामात दिखाकर लोगों को ठग रहा था। कृष्ण कुमार नामदेव इसका नाम है। इस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। इंदौर से खबर है। प्रतिबंध के बावजूद 3 तलाक का मामला यहां पर सामने आया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उससे 3 तलाक दिया है। समझौते के लिए महिला पर हलाला करने का दबाव तक बनाया गया। पुलिस जांच कर रही है। हो गया? ग्वालियर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर खुद को लेडी डॉन बताने वाली युवती को पुलिस ने उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पिस्टल और 2 कट्टे भी बरामद किए गए हैं। इसका एक वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
जबलपुर में अवैध रूप से कॉलोनियां बनाने वाले बिल्डर्स पर प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। पिछले 8 महीने के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 60 फर्जी कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इनमें से 25 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। 60 कॉलोनाइजर्स पर जमीनों की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाई गई। सागर में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। जालमपुर गांव की यह घटना है। 2 बच्चे खेत में बने कुएं के पास खेल रहे थे, इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। बुरहानपुर में कलेक्टर कुपोषण के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आए। मुस्कान प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहले जिला अस्पताल में उन्होंने कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए बने पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया और आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया। सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, क्वालिटी की जानकारी ली और अधिकारियों, महिला बाल विकास अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों को कुपोषण के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने की हिदायत भी दी। रतलाम के सांसद के काफिले के सामने हंगामा करने के मामले में गिरफ्तार JS नेताओं को कोर्ट में पेश किया गया। इंदौर के डॉक्टर आनंद राय, रतलाम के डॉक्टर अभय ओहरी समेत JS के 5 नेताओं को जेल भेज दिया गया। इनकी जमानत पर कल फिर से सुनवाई होनी है। घटना पर कल देर शाम में एक FIR दर्ज हुई है बिलपांग थाने में और उसके संबंधित कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें आज उनको न्यायालय पेश किया गया है और न्यायालय ने उनको मौके की और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उनको जेल भेजा है। मालवा में अफीम तस्करों और पुलिस के बीच साठगांठ होने की बात आम हो चुकी है। आए दिन किसी न किसी पुलिसकर्मी का वीडियो इसको लेकर आ जाता है। ऐसा ही वीडियो नारकोटिक्स विंग के आरक्षक का सामने आया है। केस बनाने के लिए किसी मुखबिर से बातचीत कर रहा है। आरक्षक केस बनाने के साथ आरोपियों को छोड़ने की भी बात कह रहा है। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। सतना के जिला अस्पताल में मां अपने नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। 8 नवंबर को वो भर्ती हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्ची की स्थिति थोड़ी सी गंभीर थी, इसलिए उसे ICCU में एडमिट किया गया था। लेकिन वहां से 2 दिन बाद महिला की जब छुट्टी हुई अस्पताल से तो महिला बच्ची को छोड़कर ही डिस्चार्ज कार्ड लेकर चली गई। पुलिस को खबर कर दी गई है। 8 तारीख से लेकर अभी तक जो है बच्ची भर्ती है। वर्तमान में स्थिति नाजुक है और 10 तारीख को जो है माँ की छुट्टी प्रसव पोस्टनेटल वार्ड से माँ की छुट्टी हो गई थी। तो माँ ने छुट्टी के दौरान ये लिखा कि चूँकि उसके पास कागजात उस समय उपलब्ध नहीं है तो उसने लिख दिया कि मेरे पास वर्तमान में कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है। ऐसा लिखकर वो डिस्चार्ज कार्ड लेकर वहाँ से चली गई। पर SNCU वार्ड वो लोग नहीं पहुँचे और जब हम लोगों ने संपर्क किया तो किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया। स्वास्थ्य मंत्री ने संपूर्ण कायाकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य संस्थाओं में उपयोग होने वाली सामग्री को हरी झंडी दिखाई। सेंट्रल वेयरहाउस जिला चिकित्सालय से पहले चरण में भोपाल संभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अस्पताल अधीक्षकों को लिनन सामग्री भेजी गई है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला चिकित्सालय तक सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र नहीं थे, उपस्वास्थ्य नहीं थे, समुदाय उनको भी हम लोगों ने खोला है। पिछले साल में भी हम लोगों ने लगभग 263 खोले थे और अभी भी इस साल भी और भी खोलने की हम लोगों की तैयारी है, जिससे स्वास्थ्य की सुविधाएं संपूर्ण मध्य प्रदेश में दूर दराज के एरिए में तक पहुंच सकें। जो उपस्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी टेलीमेडिसिन की सेवाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। दवाई जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद अवैध वेंडर्स पर अब रेलवे के अधिकारी सख्ती दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर बिक रही खाद्य सामग्री की जांच के लिए टीम बनाई गई है। मोबाइल वैन के जरिए ऑन द स्पॉट सामग्री की जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उनका कहना है कि यात्रियों को सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए अब लगातार इस प्रकार की सामग्री को जांचा जाएगा। जैसे रेल प्रशासन हमेशा से सजग रहा है कि अपने यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे। इस ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जबलपुर मंडल इस ओर रात दिन लगा रहता है और हमारी अपनी टीम है जो चुपचाप गोपनीय तरीके से और प्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से ये चेक करती है कि जो यात्रियों को सुविधाएं जो प्रोविज़न दिए गए हैं सरकार द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, हम उसको भली भांति चेक करें, सजग रहें उसके प्रति और यात्रियों को भी जागरूक करें कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण और हाइजीन
फूड प्रैक्टिस अपनाएं और खाएं उसको वो संदर्भित पदार्थ मिलें। ओवरऑल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खाने की व्यवस्था या भोजन या जो भी सेलर हैं पुराने समय से अभी तक काफ़ी इम्प्रूव दिखती है और दिखती होती जा रही है, डे बाय डे ग्रेजुअली अच्छी हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी। और खरगोन में कुंदा नदी के तट पर स्थित प्राचीन ऐतिहासिक काल भैरव मंदिर में भगवान काल भैरव का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी, 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया, आतिशबाजी की गई, महा आरती यहाँ की गई। भागवत के कठिन श्लोकों को याद करना किसी के लिए भी आसान तो नहीं, लेकिन जबलपुर की रहने वाली एक बाल विदुषी ने इस कला में महारत हासिल कर ली है। वो कथा सुनाने की अपनी कला से श्रद्धालुओं के दिलों पर राज कर रही हैं। देखिए। के बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राम। जिस उम्र में बच्चे अपनी शुरुआती शिक्षा ले रहे होते हैं, उसी उम्र में जबलपुर की रहने वाली श्री कृष्ण भावनंदिनी अपनी मधुर आवाज और भागवत कथा सुनाने की कला से श्रद्धालुओं के दिलों पर राज करती हैं। उनकी उम्र महज 9 साल की है। इसके बावजूद भागवत के कठिन श्लोकों का इस तरह से वो वाचन करती हैं कि सुनने वाले भक्ति रस में डूब जाते हैं। वे पिछले 2 सालों से पूरे आत्मविश्वास के साथ भागवत कथा का वाचन करती आ रही हैं। ये हम 2 साल से काम कर रहे हैं और मेरे पिताजी पंडित शैलेंद्र शर्मा जी ने मुझे प्रेरणा दी है और भगवान की सबसे पहले असीम कृपा है। उनकी कृपा से मैं ये श्रीमद् भागवत कथा कर रही हूँ। मेरे पिताजी ने श्रीमद् भागवत कथा की राह मुझे दिखाई। 2 साल से 2020 से हम ये श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। श्री कृष्ण भावनंदिनी कथावाचक यूं ही नहीं बनी, उनके पिता भी व्यासपीठ से कथा का वाचन करते आ रही हैं। घर में धर्म और आध्यात्म का माहौल पाकर श्री कृष्ण भावनंदिनी भी पिता की राह पर चल पड़ी और महज कुछ समय के अभ्यास से ही इसमें पारंगत हो गई। अध्ययन मैं करता था, हमारे घर में वो संगीत का पूजा पाठ का माहौल था, तो जो बिटिया है वो साथ में बैठती थी, तो 5 वर्ष की उम्र से वो साथ में बैठती थी, वो अध्ययन करती थी। ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था कि वो इस लाइन में आएगी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में उसने 8-8 घंटे 12 घंटे अपने मन से अध्ययन किया। श्री कृष्ण भावनंदिनी के मुख से भगवत कथा को सुनने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वाकई में इसे भगवान की कृपा ही कहेंगे कि इतनी कम उम्र में ये बच्ची लोगों को भागवत के ज्ञान से परिचित करा रही हैं। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर पहली महिलाएं हैं जिन्होंने आयरन मैन का खिताब अपने नाम किया है। अब ये आयरन मैन का खिताब क्या है बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। प्रिया भावे दरअसल 45 साल की उम्र में लगातार 7 घंटे 40 मिनट तक अलग अलग टास्क को पूरा कर आयरन मैन 70.3 का खिताब जीत चुकी हैं। अब आयरन मैन डबल का खिताब जो है उसकी तैयारी में वो लगी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वैसे तो वो एक महिला हैं, उम्र 45 साल और पेशे से डॉक्टर, लेकिन खिताब अपने नाम किया है आयरन मैन का। जी हां, मिलिए भोपाल के रहने वाली डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर से, जो साबित कर चुकी हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर और कहती हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। तभी तो 3 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद वो मुकाम तक पहुंच सकी। आयरन मैन कॉर्पोरेशन की जो टैग लाइन है वो है एनीथिंग इज पॉसिबल। तो जब 3 साल पहले ये मैंने सपना देखना शुरू किया तो ये नामुमकिन लगता था, क्योंकि मैं 2 किलोमीटर भी दौड़ नहीं पाती थी।
स्विमिंग मुझे आती नहीं थी और साइकिल मैंने रोड पे करीब 25 सालों से चलाई नहीं थी। पर अगर मेरी जैसी स्थिति में महिला 40 वर्ष के बाद ये सपना देख सकती है और पूरा कर सकती है, तो वाकई में शायद यही सच होगा कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कितने घंटे तक, 7 घंटे तक का था या 8 घंटे का पूरा सफ़र था मैम इस आयरन मैन रेस में? क्या क्या कंपटीशन हुए और उसके बाद कैसे आपने इसमें ये जो खिताब है अपने नाम किया? ये आयरन मैन 70.3 रेस थी। 70.3 इसलिए क्योंकि 70.3 माइल्स का टोटल सफ़र इसमें होता है। शुरुआत सनराइज से होती है जिसमें 1.9 किलोमीटर का ओपन वाटर स्विम होता है। इस कंपटीशन में ये सी में था, परंतु ये लेक में, रिवर में भी होता है। सी स्विम के इमीडिएटली बाद आपको बहुत कम से कम समय लेते हुए बाइक चलानी होती है। ये थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि इतने लंबे स्विमिंग के बाद आपको अपने आप को बैलेंस करके साइकिल पर चढ़कर पेडलिंग करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। साइकिलिंग के इमीडिएटली बाद बिना कपड़े बदले कम से कम समय लेते हुए आपको रन करना शुरू करना होता है। उसमें आपको 21 किलोमीटर पर दौड़ना है। खास बात यह कि इवेंट में टाइम लिमिट तय होती है। अगर टाइम लिमिट में पहला इवेंट पार नहीं किया तो दूसरे के लिए क्वालिफाई तक नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात यह कि इवेंट में कोई इनाम की राशि नहीं होती। वैसे गोवा में आयोजित आयरन मैन 70.3 की प्रतियोगिता में 32 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और भोपाल से ही इसमें 4 से 5 प्रतियोगी शामिल थे, लेकिन सभी को पछाड़ते हुए डॉक्टर प्रिया ने खिताब अपने नाम कर लिया। इस कामयाबी से डॉक्टर प्रिया बेहद उत्साहित हैं और अब वे आयरन मैन डबल चैलेंज में भी शामिल होंगी। मुझे लगता है ये मेरी सिर्फ शुरुआत है और नेक्स्ट जो मेरा गोल है वो आयरन मैन 140.6 यानी जो फुल आयरन मैन होती है, जो बहुत कम जगह पर भी होती है और अभी तक मध्य प्रदेश में किसी ने फुल आयरन मैन नहीं कंप्लीट किया है। 140.6 उसमें इससे डिस्टेंस डबल होता है हर चीज़ का, वो मेरा टारगेट है। दूसरा, चूँकि मैंने डिस्कवर किया कि अब मैं स्विमिंग से मुझे प्यार हो गया है, तो मैं ओशन मैन नाम की एक प्रतियोगिता होती है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर होती है। मैं कहीं ना कहीं उसका भी सपना संजो रही हूँ। मेरे लिए एक ही मैसेज है मेरी तरफ से आप सबके लिए, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी संभव है अगर आपने वो सपना देखा है और आपने उस सपने के लिए जागकर और मेहनत करी है। ये हमारे साथ डॉक्टर प्रिया भावे हैं जिन्होंने आयरन मैन 7.3 का खिताब अपने नाम किया है और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, यही कहना है इनका। और हर लेडी जो सपना देखती है अपने टारगेट को, अपने सपने को अचीव कर सकती है, बस जुनून हो अपने सपने को सच करने का। अब नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट जो गोल है डॉक्टर प्रिया भावे का, वो आयरन मैन का डबल जो खिताब है जो कि 140.6 का है, उसको अचीव करने के लिए अब जी तोड़ मेहनत भी करेंगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।